बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS504 का लेक्चर नंबर 32 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है क्लैरिटी थ्रू मॉडुलैरिटी। तो ये टॉपिक आपका जस्ट थ्योरेटिकल है, यानी एमसीक्यूज इसके हवाले से इंपॉर्टेंट आ सकते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला एमसीक्यूज बन सकता है वो ये बन सकता है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन आर टू इंपॉर्टेंट टूल्स दैट कैन हेल्प इन मैनेजिंग एंड मास्टरिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। कि अगर आपने किसी भी प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना हो या उसको उसकी मास्टरिंग करनी हो, मतलब उसको ईजी बनाना हो, तो उसके लिए आपके वो दो कौन से टूल्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट टूल्स कौन से हैं जो आपको हेल्प करते हैं ये काम करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए वो दो इंपॉर्टेंट टूल्स कौन कौन से हैं। एक का नाम है एब्स्ट्रैक्शन और दूसरे का नाम है इनकैप्सुलेशन। आगे वी आल्सो डिस्कस्ड दैट द साइज ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द प्रोग्राम इजी और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कहता किसी भी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए या उसकी डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन का साइज़ होता है ना, मतलब एक फंक्शन है उसको आप जितना लेंथी करते जाओगे तो आपके प्रोग्राम की डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, मुश्किल होता जाएगा आपका कोड। जितना आप फंक्शन का साइज़ कम करते रहोगे उतना आपके प्रोग्राम की जो डिफ़िकल्टी है वो कम होती जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके इंडिविजुअल फंक्शंस का जो साइज़ होता है ना, उसका जो साइज़ है, उसकी जो लेंथ है, वो बेसिकली आपके प्रोग्राम की डिफ़िकल्टी और उसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही जो है वो अहम किरदार अदा करती है। आगे देखिए लिखा हुआ है एज अ फंक्शन बिकम्स लॉन्गर इन साइज़। कहता है अगर आपका प्रोग्राम जो है वो साइज़ के अंदर बहुत बड़ा है, इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कहता है फिर उसको समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर आपके प्रोग्राम का जो साइज़ है वो लेस है, थोड़ा है, कम है, तो उससे क्या होगा कि आपको प्रोग्राम को समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, अपने फंक्शन को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी होगी। आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहा है आपका यहाँ से। मॉड्यूलैरिटी इज़ अ टूल दैट कैन हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन मेकिंग दैम मोर रीडेबल। कहता है अगर आपने किसी भी फंक्शन का साइज़ कम करना हो उसको मोर रीडेबल बनाने के लिए, तो कहता है उसके लिए हमें कौन सा टूल है जो हेल्प करता है, तो उसका नाम है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी बेसिकली वो टूल है जो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे फंक्शन के साइज़ को रिड्यूस करने में, उसको कम करने में, ताकि उसकी जो रीडेबिलिटी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक एग्जांपल दी है सिलेक्शन सॉर्ट की। अब देखो ये सिलेक्शन सॉर्ट है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ये बेसिकली एक फंक्शन है, यहाँ से लेकर ये एक सिंगल फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट, हमारे फंक्शन का नाम है। उसके बाद ये देखिए इसमें तीन डिफरेंट पोर्शन हैं। एक ये पोर्शन है, एक इसमें ये पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें तीसरा पोर्शन ये वाला है। ये जो पहला पोर्शन है ना, इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट आप वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है, इसमें इसमें आप क्या कर रहे हो, अपने अरे के अंदर जो मिनिमम नंबर है ना वो फाइंड कर रहे हो, ठीक है। और ये जो तीसरा पोर्शन है ना, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप वो जो मिनिमम नंबर है ना उसको अपनी मुतलका डेस्टिनेशन के साथ क्या कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्वैपिंग कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, आपस में तब्दील कर रहे हो वैल्यूज़ को। तो ये दो तीन डिफरेंट जो है वो हमने क्या कर लिए हैं, प्लेसेस फाइंड कर लिए हैं, तीन डिफरेंट पोर्शन फाइंड कर लिए हैं अपने इस एक सिंगल फंक्शन के अंदर। वैसे तो दोस्तों ये फंक्शन ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस फंक्शन को आप मज़ीद अंडरस्टैंडेबल बना सको, इसको मज़ीद जो है वो रीडेबल बना सको, तो इसके लिए इसके ऊपर आप कौन सा टूल अप्लाई करोगे, मॉड्यूलैरिटी अप्लाई करोगे। मॉड्यूलैरिटी क्या कहती है, मॉड्यूलैरिटी ये कहती है कि सबसे पहले आप अपने फंक्शन के अंदर ये देखो कि कितने सब सेक्शन हैं इसमें। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें सब सेक्शन तीन है, एक ये पहला सेक्शन है, ठीक है, इसमें दूसरा सेक्शन ये वाला है और तीसरा सेक्शन ये वाला है। फिर मॉड्यूलैरिटी ये कहती है कि आप उसमें देखो कि कौन सा सेक्शन कौन सा काम कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि ये पहला सेक्शन वो है जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, दूसरा सेक्शन वो है जिसमें हम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और तीसरा सेक्शन वो है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको इस फंक्शन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, मज़ीद छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों सेक्शन को अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर देंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे, अपने इस होल कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक वो फंक्शन बनाएंगे जिसमें सिर्फ ये वेरिएबल डिक्लेयर होने होंगे, दूसरा वो फंक्शन बनाएंगे जिसमें क्या होगा, हो रहा होगा सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा जिसमें मतलब सिर्फ मिनिमम नंबर फाइंड हो रहा होगा, और तीसरा हम फंक्शन वो बनाएंगे जिसमें हमारा नंबर जो है स्वैप हो रहा होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे यही किया, देखो हमने यहाँ पे इस एक फंक्शन को तीन फंक्शन में डिवाइड कर दिया। देखो पहला फंक्शन हमने ये बना लिया जिसका हमने नाम रख दिया स्वैप। तो जैसे देखिए नाम से ज़ाहिर हो रहा है, स्वैप मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें हम वैल्यू को जो है स्वैप करेंगे, तब्दील करेंगे। दूसरा हमने फंक्शन ये देखें ये वाला बना दिया जिसमें क्या हो रहा है, मिनिमम, जिसका नाम क्या है मिनिमम, जिससे नाम ज़ाहिर हो रहा है कि ये बेसिकली वो फंक्शन है जिसमें
मिनिमम नंबर फाइंड हो रहा है। और तीसरा और आखिरी हमने ये वाला फंक्शन बना लिया जिसमें बेसिकली ये हमारा मेन फंक्शन है जिसका नाम है सिलेक्शन स्टार्ट, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे वो जो वेरिएबल हमने ऊपर फर्स्ट जो सेक्शन था ना जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, बेसिकली इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और उसके बाद हम जो है वो कॉलिंग कर रहे हैं अपने इस मिनिमम वाले फंक्शन को। मिनिमम फंक्शन आगे से फिर कॉलिंग करेगा किसको, स्वैपिंग वाले फंक्शन को। समझ आएगी बात की। यहाँ ये हमारा सेक्शन स्टार्ट वाला फंक्शन जो है वो मिनिमम को भी कॉल करेगा, फिर उसके बाद स्वैपिंग वाले को भी कॉल करेगा। समझ रहे बात को। तो यानी ये इसमें देखो अब क्या हुआ कि हमारा वही फंक्शन जो ऊपर एक सिंगल फंक्शन था उसको हमने तोड़ कर टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और 3 डिफरेंट फंक्शन बना लिए हैं, जिससे क्या हुआ कि देखो अब हमारी रीडेबिलिटी कितनी बढ़ गई है। देखो कितना आसान हो गया, हमें इसको समझ आ रही है, ठीक है। ये अलग फंक्शन स्वैपिंग कर रहा है, ये वो फंक्शन है जो मिनिमम नंबर फाइंड कर रहा है, और ये वो फंक्शन है जो हमारा मेन होल फंक्शन है। समझ आ गई बात की। तो ये होती है दोस्तों मॉड्यूलैरिटी, जो आपके कोड को जो है डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर देती है। आगे ये क्विक स्टार्ट की एग्जाम्पल दी जा रही है, इसमें भी सेम वही चीज़ है, इसको आप छोड़ सकते हो। आगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है शॉर्ट सर्किटिंग, जिसमें एंड और आर ऑपरेटर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता हो कि एंड और आर लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज़ किए जाते हैं। जब दोस्तों आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो, मान लो आपके पास कंडीशन नंबर 1 है, फिर कंडीशन नंबर 2 है, फिर कंडीशन नंबर 3 है, फिर कंडीशन नंबर 4 है, और आपने इन तमाम कंडीशन को एक ही इफ़ कंडीशन के अंदर बंद किया हुआ है। तो आपको पता ना, कोई भी दोस्तों इफ़ कंडीशन तब वर्क करती है जब उसके अंदर मौजूद तमाम की तमाम कंडीशन क्या होती हैं, सेटिस्फाई कर रही होती हैं। जब आपकी इफ़ कंडीशन के अंदर तमाम की तमाम जो कंडीशन है, जब वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी, देन ही आपकी जो ओवरऑल कंडीशन है वो वर्क करेगी। समझ आएगी बात की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देखें ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है, ये चौथी कंडीशन है। अब दोस्तों इन चारों कंडीशन को आपस में क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। जरा बताइए इनको आपस में आप लिंक करोगे ना, पहली को दूसरी के साथ, दूसरी को तीसरी के साथ, तीसरी को चौथी के साथ, जब आप इन चारों को आपस में मर्ज करोगे, कंबाइन करोगे, फिर ही आपकी ओवरऑल जो है आंसर ठीक आएगा। दोस्तों इन मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम जो है लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये आर लॉजिकल ऑपरेटर और एंड लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दोस्तों आपने अपने डिफरेंट कंडीशंस के दरमियान एंड ऑपरेटर का यूज़ करना हो, किसका, एंड का इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए हम ये वाले एंड के लिए हम ये वाले 2 सिंबल यूज़ करते हैं। यानी अगर मान लो आपने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के दरमियान आर ऑपरेटर का यूज़ करना, तो आप यहाँ पे ऐसे ये वाले एंड ऑपरेटर 2 यूज़ करोगे। और अगर आपने सेकंड और थर्ड कंडीशन के दरमियान जो है वो आर ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, तो आप यहाँ पे ये 2 स्ट्रेट लाइन यूज़ करोगे। मतलब जहाँ पे आपने आर ऑपरेटर लगाना होता है वहाँ पे आप ये डबल स्ट्रेट लाइन लगाते हो। ऐसे यहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन लगाई, उसके मतलब यहाँ पे आपने आर ऑपरेटर यूज़ करना। तो आपके एमसीक्यूज़ के बारे में इंपॉर्टेंट सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ हम आर लॉजिकल ऑपरेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं और एंड लॉजिकल ऑपरेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। तो आपको इन सिंबल्स का पता हो, उसके बाद आपको दोस्तों इनकी वर्किंग का भी पता हो। अब ये देखें ज़रा, ये जो आर लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना, ये कैसे वर्क करता है कि इस आर लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए ना, एनी कंडीशन ट्रू, देन फाइनल आउटपुट इज ट्रू। क्योंकि दोस्तों ये जो आर ऑपरेटर होता है ना, ये आपकी कंडीशन को आपस में क्या करता है, प्लस करता है। क्या करता है, प्लस करता है। और आपको पता है अगर 0 + 0 + 0 + 1 लिखा हो, +1 लिखा हो, तो आपको पता है फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि दोस्तों 1 को किसी भी जितने मर्जी 0 हो, लेकिन अगर उन तमाम 0 को एक भी 1 के साथ प्लस किया जाए तो जवाब फाइनली 1 आता है। तो यही वजह है कि चूँकि ये जो आर ऑपरेटर ये प्लस करता है, इसलिए इसका फाइनल आंसर जो है 1 आता है। कब, जब इसमें एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए। लेकिन ये जो एंड ऑपरेटर ना, ये मल्टीप्लाई करता है। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर एक भी 0 आ जाए, तो अगर एक भी 0 को हम मल्टीप्लाई कर दें 1 × 1 × 1 के साथ, तो मान लो आपके पास एक वैल्यू है 1 × 1 × 1 × 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। क्यों, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 1 1 1 1 जवाब आता गया 1। लेकिन जैसे ही उस फाइनल 1 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 0। तो यही वजह है कि एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है, इसमें अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए, एक भी कंडीशन जो है वो 0 हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो आपकी फाइनल जो आउटपुट है वो भी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ये समझ आ गई, इनकी वर्किंग समझ आ गई। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग का क्या मतलब है दोस्तों। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो आर लॉजिकल ऑपरेटर और एंड लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जितनी भी कंडीशन होती है ना, उन तमाम कंडीशन को चेक नहीं करती। जैसे आपको अभी पता लग गया कि जो आर है, इसमें अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आंसर 1 आता है, मतलब ट्रू आता है। एंड के अंदर आपको शॉर्टकट मेथड पता लग गया, अगर एंड के अंदर एक भी कंडीशन 0 आ जाए तो आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। अब मान लो यहाँ पर मान लो आपके पास 2 इनपुट्स हैं, जैसे देखो ए और बी और ए एंड बी। अब देखो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होगी कि पहला फुल फॉर्म क्या कि मैं पहले ए को चेक करूँ, फिर बी को चेक करूँ,
फिर दोनों के आउटपुट को आपस में आर के साथ प्लस करूँ। जैसे ए की मान लो आउटपुट आई है 0, बी की आउटपुट आई है 1, तो ये आर ऑपरेटर क्या करता है, प्लस करता है, तो 1 + 0 क्या आएगा, जो आप फाइनली आंसर 1 आएगा। ये था लॉन्ग मेथड। ऐसे देखो ए की आंसर आया 0, बी का आंसर आया 1, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई करता है, तो 0 × 1 जवाब आया 0। तो ये था लॉन्ग मेथड। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड दोस्तों ये है, देखो अगर देखो ए की वैल्यू क्या आई है, चलो यहाँ भी मैं समझाता हूँ। मान लो अगर जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी वैल्यू आ गई 1, उसकी आंसर आ गया 1 आ गया, तो आपको पता दरमियान में कौन सा ऑपरेटर है, आर, और आपको पता आर के अंदर अगर एक भी कंडीशन 1 हो जाए तो आउटपुट फाइनली 1 आती है। तो जब दोस्तों आपकी आर लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर अगर फर्स्ट कंडीशन आप चेक करो और उसका आंसर 1 आ जाए, तो फिर आपको नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही दोस्तों शॉर्ट सर्किटिंग के, ये इसी को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग के मतलब आपने तमाम कंडीशन चेक नहीं की, आपने सिर्फ एक कंडीशन चेक की, उसका आंसर आया 1, तो आपने ओवरऑल आंसर क्या दे दिया, 1 दे दिया, क्योंकि आपको पता था कि आर जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, अगर एक भी इनपुट 1 हो जाए, सॉरी कंडीशन 1 हो जाए, तो आपकी फाइनल आउटपुट जो है 1 आ जाती है। ऐसे दोस्तों एंड में क्या हुआ कि देखो आपने पहली कंडीशन चेक की, जवाब आया 0। अब आपको पता है एंड के अंदर अगर एक भी 0 आ जाए तो आउटपुट फाइनली क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने पहले इनपुट चेक की, सॉरी पहली कंडीशन चेक की, तो अब आपको नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपको रूल का पता था कि एंड के अंदर 0 एक भी 0 आ जाए तो आउटपुट 0 होती है। तो लिहाजा आपने पहली कंडीशन जैसे ही पहली कंडीशन चेक की तो आउटपुट आई 0, तो फ़ौरन से आपने डिसीजन ले लिया कि इसके फाइनल जो आउटपुट है वो क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये था शॉर्ट सर्किटिंग कि आपने अपने लॉजिकल ऑपरेटर के कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए पहली ही कंडीशन के आंसर पर आपने ये डिसीजन ले लिया कि यहाँ पे आंसर फाइनल जो है वो 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। इसी को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेंड इवैल्यूएशन ऑर्डर एंड साइड इफेक्ट्स। तो ये दोस्तों टॉपिक है ना, ये आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके तमाम के तमाम रूल्स लिखे हुए हैं, हम इनको इसको जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो साइड इफेक्ट दोस्तों किसी भी फंक्शन का तब आता है जब उसकी जो रिटर्निंग वैल्यू है वो क्या हो रही हो, बिसाइड्स रिटर्निंग वैल्यू, मतलब जब उसकी जो रिटर्निंग वैल्यू है ना उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा हो ना, तो हमारा जो फंक्शन का जो है ना साइड इफेक्ट वो अकर हो जाता है। समझ की बात की, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है साइड इफेक्ट ऑफ अ फंक्शन अकर्स व्हेन द फंक्शन बिसाइड्स रिटर्निंग अ वैल्यू, कि जब आपका जो फंक्शन है वो बिसाइड्स कर रहा हो रिटर्निंग अ वैल्यू के अंदर, तो आपका जो फंक्शन है उसकी साइड इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, अक्कर हो जाता है। बाकी ये जस्ट एक लाइन थी, जस्ट ओनली आपके एमसीक्यूज के हवाले से, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। बाकी जो पूरा टॉपिक है ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।